नमस्कार मित्रों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम पूरे 7 प्रश्न पत्रों से 140 एमसीक्यूज, वो भी साइंस सब्जेक्ट से, वो भी देखा जाए तो पुराने प्रश्न पत्रों से प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके 4 वर्षों का प्रश्न पत्र जो प्री बीएड का और 3 वर्ष का प्री डीएलएड का रहेगा। और देखा जाए तो यदि आप 140 एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत से क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है, इसलिए आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए यह बहुत उपयोगी वीडियो होने वाला है। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम में शेयर किया जाएगा विथ आंसर और एक्सप्लानेशन के साथ। चलिए हम सबसे पहले प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 से क्वेश्चन पेपर का जो साइंस पार्ट है उसका प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चूंकि सभी प्रश्न पत्र जो होता है उसमें साइंस 81 से स्टार्ट होता है तो नंबर वही रहेगा आपका। तो सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम। तो याद रखिएगा, जो सेंट्रोमियर होता है आपके क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में, तो इसके सेंटर में ही पाया जाता है, इसलिए सेंट्रोमियर कहा जाता है। याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं क्रोमोसोम का इस प्रकार का जो है आपका गुणसूत्र का जो है आपका चित्र रहता है, तो उसके जो बीच वाले भाग को बोला जाता है सेंट्रोमियर। याद रखिएगा, गुणसूत्र जो होता है उसके सेंटर वाले भाग को जो गोलाकार होता है, जो बिंदु आकार का होता है, उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। इसलिए जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र है? अल्टीमीटर, स्फीरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब का जो मापक यंत्र है वो आपके बैरोमीटर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपका जो सी दिखाई दे रहा है, सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप का पता लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किप्स उपकरण का प्रयोग कौन सी गैस के उत्पादन के लिए होता है? तो किप्स जो उपकरण है उसके द्वारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के उत्पादन के लिए इस उपकरण का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रयोगशाला में जो किप्स उपकरण का उपयोग किया जाता है वो इसी गैस के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फार्मेलिन में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रतिशत कितना होता है? फार्मेलिन में फॉर्मेल्डिहाइड का कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है? तो आपका वो अगर देखा जाए तो 37 से 40% तक होता है इसका मात्रा। तो इस हिसाब से आपका जो यहाँ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस अंगक को चलित प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो डी दिखाई दे रहा है, राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण के कार्य के कारण कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, जो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप में घूम सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सोने का प्रतीक क्या है? बताइए, सोने का प्रतीक क्या है? तो सोने का प्रतीक आपका AU है। सोना जो है जिसका लैटिन नाम याद रखिएगा ऑरम होता है, ऑरम लैटिन नाम होता है, और यहीं से इसका पहले 2 लेटर को लिया गया है AU, जिसका जो है रासायनिक प्रतीक के लिए उपयोग किया गया है सोने का। तो AU जो है आपके सोने का प्रतीक है, और ये तो आपका सिल्वर का है, ये मैग्नीशियम का, ये कॉपर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डेटिंग से किस चीज़ का सही पता लगाया जा सकता है? ये साथियों, ये जो है बाद में इसे विलोपित किया गया था। कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है इसमें कोयला भंडार, पेट्रोलियम भंडार, समुद्र की गहराई, पृथ्वी की आयु, इन सभी के लिए नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसमें जो है यदि हम इसमें इसको क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पृथ्वी की आयु दिया था, जीवाश्म की आयु देता इसके जगह में, तब ये राइट आंसर होता। लेकिन इतना दिया था इसलिए इसे जो है स्टार लगाया गया था, अर्थात ये विलोपित कर दिया गया था, क्योंकि जो कार्बन डेटिंग है C14 जिसका फार्मूला होता है, इस पद्धति का उपयोग पुरातत्व विज्ञान में जीवाश्मों, प्राचीन लकड़ी और जैविक अवशेषों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से जैसे कि आप हड़प्पा संस्कृति का खोज करने के लिए इसका उपयोग किया गया था C14 का। तो इस प्रकार के ऑप्शन दिया था, तो इसमें से कोई नहीं था, इसलिए इसे विलोपित कर दिया गया था। यदि जीवाश्म की आयु होता तो भी इसका ऑप्शन डी हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, इसे ऐसे ही हम बताने के लिए ऐड किए हैं। चलिए, तो
आधार पर तो देखा जाए तो इसमें इस विलोपित किया गया था और जीवाश्म की आयु होता तब इसका सही उत्तर यही होता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हेपेटाइटिस बी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, आंख, यकृत, प्लीहा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका यकृत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाले संक्रमण मुख्य रूप से मानव शरीर के यकृत अर्थात लीवर को प्रभावित और सूजनग्रस्त करता है, जो आपके क्या है जो है वायरस के कारण होने वाले संक्रमण रोग है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, हृदय, फेफड़े, मेरुरज्जु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अस्थि मज्जा। वयस्कों में जो लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं और अन्य रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से हड्डियों के अंदर स्थित लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त स्पंदन के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। ये देख सकते हैं इस प्रश्न ये जो विटामिन के वाला है वो बहुत बार पूछा गया है। रक्त स्पंदन के लिए विटामिन के की जरूरत होती है, अर्थात जो रुधिर का थक्का नहीं जमता वो विटामिन के की कमी के कारण होता है। और विटामिन के जिनके में पर्याप्त मात्रा में होता है उन्हें रक्त का थक्का बनने में कोई दिक्कत नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सदिश भौतिक राशि है? बल, गति, दूरी, घनत्व। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि यह सदिश राशि है और बाकी गति, दूरी और घनत्व यह अदिश राशि है, याद रखिएगा। तो सदिश राशि पूछा गया है इसलिए बल फोर्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? कूलाम, न्यूटन, ओम, डोम। तो ये तीनों जो है आपका एसआई मात्रक है। कूलाम आपके आवेश का, न्यूटन आपके बल का, ओम आपका प्रतिरोध का, लेकिन डोम जो है किसी का एसआई मात्रक नहीं है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अम्ल और क्षार की वैज्ञानिक परिभाषा दी? तो वो है आपके ब्रांस्टेड लारी। ब्रांस्टेड लारी के द्वारा अम्ल और क्षार की अवधारणा दिया गया, वैज्ञानिक परिभाषा दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दाद एक प्रकार का खाली स्थान है। हेलमिन्थस, प्रोटोजोआंस, फंगस, जीवाणु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा फंगस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्लावर लीफ मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? डीएनए, टीआरएनए, बीड़ी की पत्ती, चाय पत्ती। तो ये है आपके ऑप्शन बी टीआरएनए से है, याद रखिएगा। रॉबर्ट होली द्वारा प्रस्तुत टीआरएनए है की द्वितीयक संरचना को क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाथी पांव का कारक जीव कौन सा है? हाथी, गधा, फंगस, हेलमिन्थस। तो यही इसका उत्तर है ऑप्शन डी। हेलमिन्थस जो है आपके हाथी पांव का कारक जीव है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? अर्ग है ये, याद रखिएगा, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुआ है। अर्ग जो कि देखा जाए ऊर्जा या कार्य का मात्रक जूल होता है, तो वो एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक आपका जूल होता है और वही सीजीएस मात्रक जो होता है वो आपके अर्ग होता है। तो एक जूल बराबर कितना होता है? एक जूल बराबर होता है आपका 10⁷ अर्ग, याद रखिएगा। ये तो इसके आधार पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरल, रिचर्ड हेनरी, रदरफोर्ड, मैक्स प्लांक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हेनरी बेकेरल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं है? आर्गन, नियान, फ्रियान, क्रिप्टान। साथियों, जो आर्गन, नियान और क्रिप्टान है ये आपके समूह 18 में आने वाले जिसे नोबेल गैस भी कहते हैं उसके सदस्य है, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान ये आते हैं। इन्हें निष्क्रिय या नोबेल गैस कहते हैं, जबकि आपका फ्रियान उसमें नहीं आते, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से साइंस पार्ट का क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, जंग बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? लोहा, पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीनों जो है आपके जंग बनने के लिए आवश्यक है लोहा में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि आवश्यक नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित सभी अंग बाईं और दाईं दोनों तरफ स्थित हैं केवल एक को छोड़कर। किडनी भी आपका दोनों तरफ होता है, 2 होते हैं। फेफड़े
आंखें, प्लीहा। तो देखा जाए तो इसके आधार पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जो प्लीहा है ये किडनी भी दोनों तरफ होते हैं, फेफड़े भी, आंखें भी, और प्लीहा जो है आपके देखा जाए तो यह केवल बाईं ओर स्थित होते हैं, याद रखिएगा, और एकल अंग हैं, बाईं ओर स्थित होते हैं, याद रखिएगा, बाईं ओर, और ये एक होते हैं, एक अंग हैं, जबकि बाकी सभी दो दो संख्या में होती है, किडनी भी दो, फेफड़े भी दो और आँख भी दो, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मोतियाबिंद किसका रोग है? मोतियाबिंद किसका रोग है? निश्चित रूप से आँख का रोग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में ओजोन परत का क्षय किसके कारण होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका उत्तर है साथियों आपके जो CFC जिसे कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण से ओजोन परत क्षय हो जाते हैं, इस गैस के कारण से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधों को आवश्यक है CO2, प्रकाश, क्लोरोफिल, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और क्लोरोफिल, जिसमें प्रकाश आपके सनलाइट की ज़रूरत होती है, सूर्य की प्रकाश की। नेक्स्ट प्रश्न है। जली पौधा हाइड्रिला में रंध्र उपस्थित होते हैं, पत्तियों पर, तने पर, जड़ों पर अनुपस्थित। तो जली पौधा चूंकि आपके जल में डूबा रहता है, हाइड्रिला जो है, जिसके कारण से इसमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण बना सकता है, क्या बना सकता है आपका? केवल आपका ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, आभासी छवि, याद रखिएगा। जो उत्तल दर्पण होते हैं वो सदैव वस्तु की सीधी, छोटी और आभासी, याद रखिएगा, सीधी बनाती है और छोटी बनाती है और आभासी बनाती है, आभासी, ये चीज़ को याद रखिएगा। जो उत्तल दर्पण होते हैं वो आपके सीधी बनाएगी, छोटी बनाएगी और आभासी बनाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई क्या होता है आपके? हो जाएगा यह ऑप्शन बी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। पोलियो है खाद्य जनित रोग, जल जनित रोग, वायु जनित रोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल जनित रोग, याद रखिएगा। जो पोलियो वायरस है मुख्य रूप से दूषित पानी या भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए यह जल जनित रोगों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पादप कोशिका यह कार्य कर सकती है, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। HIV क्या है? या HIV एक रोग है, वैक्सीन है, विषाणु है, इंजेक्शन है? तो HIV क्या है आपके? विषाणु है। ऑप्शन सी, जिसका HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? H का होता है ह्यूमन, I का होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी और V का होता है वायरस, जो कि एक विषाणु है और जो एड्स नामक बीमारी का कारण बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का अंतिम मुख्य स्रोत है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक एवं अंतिम मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये देख सकते हैं ऊपर एक और प्रश्न इसी से बना था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह जो है देखा जाए तो आपके ओजोन परत को कम करता है, अर्थात यह ओजोन परत का क्षय का कारण बनता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? रक्तदाब, रक्त के बहाव की दर, इस हृदय स्पंदन की दर, ताप। तो क्या है इसका उत्तर? हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मापने का यह यंत्र है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के किस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होती है? तो तरंगदैर्ध्य की बात होगी तो वो लाल रंग की होगी, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में जो लाल रंग होते हैं उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसी रंग को खतरे के सिग्नल के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत दूरी तक दिखाई देती हैं। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी की होती है, याद रखिएगा। तो बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल रंग की होती है। नेक्स्ट है, एक सामान्य आँख किसी वस्तु की छवि बनाती है? परितालिका, आइरिस पर, कार्निया पर, दृष्टिपटल या रेटिना पर, पुतली पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दृष्टिपटल या रेटिना पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है
थर्मामीटर, सोनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बैरोमीटर। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम रेट। ये जो है आपका पूछा जा रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम है। इसका थोड़ा इंग्लिश में ही ये प्रिंट हो चुका है, जबकि इसका हिंदी में भी दिया था। पानी का घनत्व अधिकतम होता है कौन से डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, पूछा गया है। घनत्व की बात हो रही है, तो घनत्व की जब बात होगी तो वो होगा आपके 4 अंश सेंटीग्रेड पर, क्योंकि पानी के जो अणु होते हैं वो उसमें देखा जाए तो 4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होगी। अगर वो 100 अंश सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी तो उबलने लगता है, और उबलने के साथ साथ वो गैस का अणु बनने लगता है। तो घनत्व की बात होगी तो 4 अंश सेंटीग्रेड होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्बनिक यौगिक में शामिल होना चाहिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को ही हम जो है कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन मुख्य रूप से होता है, तो कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य और अनिवार्य आधारभूत तत्व है आपका कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हीरे बने होते हैं, हीरे जो बने होते हैं आपके शुद्ध कार्बन से बने होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो हीरा जो होता है, हीरा का जो रासायनिक रूप से तत्व जो है कार्बन का सबसे शुद्ध और क्रिस्टली अपरूप है, याद रखिएगा। इन्हें ठोस में सबसे कठोर जो है बोला जाता है हीरे को, याद रखिएगा। चलिए अब हम प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली है? रोहू, हिल्सा, कतला, प्रॉन। तो समुद्री मछली की बात हो रही है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिल्सा, याद रखिएगा। हिल्सा जो है एक अत्यंत लोकप्रिय समुद्री मछली है जो अंडे देने के लिए मीठे पानी की नदियों में आती है, जबकि रोहू व कतला मीठे पानी की मछलियां हैं। अर्थात देखा जाए तो आप देखे होंगे रोहू और जो कतला है वो हमारे गाँव में तालाब में पाया जाता है, यह समुद्र में नहीं पाया जाता। और समुद्री मछली की बात हो रही है तो ये हिल्सा है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 सितंबर, 1 दिसंबर। तो क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 दिसंबर को HIV संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन के रूप में। मानव व अन्य जंतुओं के शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को यकृत अर्थात लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं संबंधित है फेफड़ों से, मस्तिष्क से, कानों से, नेत्रों से। तो ये आपके नेत्रों से संबंधित है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आपके नेत्र में होता है। आँख की कमजोरियां हैं ये, जिसके लिए लेंस का भी उपयोग किया जाता है इसे दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी की आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपके हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है और निकट की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, इसलिए जो है डॉक्टर इन्हें उपयोग करता है आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण के लिए। भारत में व्यापारिक स्तर पर लाख का उत्पादन कहाँ होता है? लखनऊ, गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर, पानीपत। तो इसका उत्तर है आपका मिर्ज़ापुर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है, इसके आसपास के झारखंड, छत्तीसगढ़ से लगे हिस्से भारत में व्यावसायिक स्तर पर लाख संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टमाटर में उपस्थित अम्ल है टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मिथेनाइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो टमाटर में जो अम्ल उपस्थित होता है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा अल्प मात्रा में सिट्रिक और मैलिक अम्ल भी पाया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा पाया जाता है वो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। दाद एक आम त्वचा संक्रमण है जो निम्न कारणों से होता है। देखिए यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, ऊपर भी आपको देखने को मिला होगा। जो है प्री डीएलएड के क्वेश्चन देख रहे थे 2025 या
2025 में ही। तो यह आपका हो जाएगा फंगस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत सरकार को इनमें से किस गैस को छोड़ने की अनुमति नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में इन सभी हानिकारक गैसों, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, CO, NO2, ये सभी को जो है देखा जाए तो मुक्त करने पर प्रतिबंध है। इसलिए जो है औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का उन्हें गाइडलाइन दिया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया? 1978, 1988, 1963, 1952। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1988। मूल वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ, याद रखिएगा 1980 में पारित हुआ, जिसे वर्ष 1988 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया। इसलिए जो है संशोधन किया गया पूछा गया तो 1988 ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा विटामिन रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपके विटामिन सी का जाना जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सरल भी हो गया है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं की एक विस्तृत श्रृंखला एक साथ मिलकर बनती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खाद्य जाल। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र की कई खाद्य श्रृंखलाएं जो फूड चेन होते हैं वो आपस में परस्पर जुड़ जाती हैं तो उसे खाद्य जाल या फूड वेब कहा जाता है, याद रखिएगा। क्षय रोग किसके कारण होता है? वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो जो क्षय रोग होते हैं जिन्हें ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, जिसे टीबी, शॉर्ट में टीबी भी कहा जाता है, टीबी रोग आपके माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु है या बैक्टीरिया है उसके कारण होता है, इसलिए बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी हो जाती है, और रतौंधी आपकी विटामिन ए की कमी से, और स्कर्वी आपके विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन कौन सी है? स्पर्म, ऑस्टियोक्लास्ट, ओवम, न्यूरॉन। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जा रहा है तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन सी ओवम। ओवम जो होता है मानव शरीर की आकार में सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु या ओवम है। मानव शरीर की जो आकार में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है और अंडाणु होती है, अंडाणु या ओवम। जबकि सबसे लंबी कोशिका की बात करें, लंबी कोशिका, तो वो आपके न्यूरॉन हो जाएगा, जो कि आपके जो है फीमेल में बनता है आपका ओवम, अंडाणु जिसे बोलते हैं। तो यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी पूछा जाता तो न्यूरॉन। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी है, इसका दूसरा नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा मापा जाता है आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास, पतली नली की गहराई तथा मोटाई, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। वर्नियर जो कैलिपर्स हैं एक अत्यंत सटीक मापक यंत्र है जिसके द्वारा किसी खोखली वस्तु का आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास तथा गहराई भी मापी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन, गेहूं उत्पादन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मांस उत्पादन। भारत में मांस और टमाटर के व्यावसायिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि लाने के लिए लाल क्रांति शुरू की गई थी। इसके जनक विशाल तिवारी है। अगर जनक पूछा जाता है मांस उत्पादन के तो विशाल तिवारी जी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा निश्चित रूप से आपका हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूटन। प्रसिद्ध भौतिकविद सर आइजैक न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के प्रश्न पत्र से
आनुवांशिक कोड से संबंधित एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डीएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, टीआरएनए। देखिए टीआरएनए का क्वेश्चन और बना है ऊपर में। तो एंटीकोडोन जो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम है जो ट्रांसफर आरएनए अर्थात टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है, अणु पर पाया जाता है जो ट्रांसलेशन के दौरान एमआरएनए पर स्थित कोडोन के पूरक होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आंत में, लीवर में, किडनी में, हड्डियों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लीवर में। ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑन्कोलॉजी का संबंध कैंसर से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन क्षरण, पृथ्वी सम्मेलन, ध्वनि प्रदूषण, संकटग्रस्त प्रजाति। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, ओजोन क्षरण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो वर्ष 1987, याद रखिएगा इससे बहुत प्रश्न बनता है, 1987 में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC होते हैं के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से रोकना था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध कैंसर से है? मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटास्टेसिस, मेटाबॉलिज्म। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेटास्टेसिस। कैंसर कोशिकाओं का अपने मूल स्थान से शरीर के दूसरे अंगों या भागों में रक्त या लिम्फ के माध्यम से फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है जो दुर्दम्य ट्यूमर का मुख्य लक्षण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क जो है आपके कोटमी सोनार में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित है नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट। तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आपके कोयले का प्रकार नहीं है, यह आपके एल्यूमिनियम का जो है अयस्क है। देखा जाए तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम इससे बनता है, बॉक्साइट से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस अंतःस्रावी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन का स्त्राव होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन डी। एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवृक्क ग्रंथि से के नाम से भी जाना जाता है। एड्रिनल नामक हार्मोन स्त्रावित होता है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी बल की इकाई है? न्यूटन, जूल, पास्कल, ओम। तो न्यूटन आपकी बल की इकाई है, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बिग बैंग, ब्लैक होल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना जैसे क्रांतिकारी कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? कॉपरनिकस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, स्टीफन हॉकिंग्स। बहुत जो है सुप्रसिद्ध ब्रिटिश सैद्धांतिक भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग्स है जिन्होंने ब्लैक होल से निकलने वाले विकिरण हॉकिंग, जिसका रेडिएशन नाम दिया गया हॉकिंग रेडिएशन, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर महान कार्य किए हैं। नेक्स्ट है कोविशील्ड का निर्माण करने वाली दवा कंपनी का क्या नाम है? एस्ट्राजेनेका, भारत बायोटेक, फाइजर, मॉडर्ना। तो इसका उत्तर है आपका एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है मूल रूप से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई थी, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने निर्मित किया गया, भारत में इसे। सामान्य हाइजीन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वच्छता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन की कमी मस्तिष्क से संबंधित रोगों का कारण बनती है? विटामिन ए एवं सी, विटामिन B12 एवं D3, विटामिन ई एवं के, विटामिन B1 एवं B5। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, विटामिन B12 एवं D3। विटामिन B12 जिसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कमी से तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तथा विटामिन डी की कमी से भी मानसिक स्वास्थ्य व संज्ञानात्मक क्षमता को यह प्रभावित करती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण की मापक इकाई क्या है? ओम, डाइन, डेसिफर, डेसिबल। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, डेसिबल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मंत्रालय नेको का संबंध किस विभाग से है? मानव संसाधन मंत्रालय,
पर्यावरण व वन मंत्रालय, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन सी, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। जो नैको है, नैको जिसे बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो एन का नेशनल और ए का होता है एड्स और सी का देखा जाए तो कंट्रोल और ओ का होता है ऑर्गेनाइजेशंस। तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रमुख प्रभाग है या विभाग है जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों का संचालन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? पेचिस, टाइफाइड, अस्थमा, डायरिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अस्थमा। पेचिस, टाइफाइड और डायरिया दूषित जल से फैलने वाले रोग है, जबकि अस्थमा श्वसन तंत्र से संबंधित एक एलर्जी विकार है जो वायु प्रदूषण या धूल के कणों से होता है। तो इस उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, कर्क रेखा हमारे भारत देश से कुल 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, आपके झारखंड भी है, राजस्थान है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी राज्य जो है ये 8 राज्यों में शामिल है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और आंध्र प्रदेश में गुजरती नहीं है। इसलिए उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? केंद्रक, गाल्जिकाय, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की मुख्य प्रक्रिया होती है जिसे एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है या पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यदि रासायनिक सूत्र पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का तो CaOCl2 होता है, जिसे लाल दवा या क्लोरीन दवा भी कहा जाता है। इसे मुख्य रूप से जल के प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.35 से 7.45। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 से देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, वायु का वेग मापा जाता है? तो इसका उत्तर है एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर जो होता है वो वायु का वेग मापा जाता है और वायु का दाब पूछा जाता तब बैरोमीटर होता। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान से पढ़ना है। हवा की गति या वायु का वेग मापने के लिए अगर पूछा जाता है तो आपका एनीमोमीटर हो जाएगा। रक्त में कौन सा विटामिन थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये देख सकते हैं अलग अलग तरीके से विटामिन के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी, विटामिन के। जो रक्त में थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो विटामिन के होती है। रेबीज रोग का कारक जीव है जीवाणु, वायरस, कवक, शैवाल। तो इसका उत्तर है वायरस। जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है यही इसका उत्तर है। रेबीज रोग पागल कुत्ते या बंदर के काटने से फैलता है जो न्यूरोट्रॉपिक रेबीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान करेक्ट 7 होता है। याद रखिएगा, इसके नीचे जो है अम्लीय होते जाता है, जितना नीचे आएंगे तो न अम्लीय होते जाता है और जितना ऊपर जाएंगे आपका क्षारीय प्रवृत्ति होते जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का दहन जो है आपके भौतिक परिवर्तन नहीं है, यह आपके रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा, बाकी आपका भौतिक परिवर्तन में आ जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपकी अवस्था चेंज हो जाती है। जल वाष्प देने पर पानी का उबाल, बर्फ में पिघलने से द्रव का जल बनता है, पानी में नमक का विघटन, ये सभी आपके अवस्था परिवर्तन, रूपों में परिवर्तन होता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन में आता है, जबकि ये आपके जो है रासायनिक परिवर्तन में होगा। शराब पीना बहुत हानिकारक होता है, यह सेहत को खराब कर देता है। शराब पीने का अर्थ है मिथाइल एल्कोहल पीना, एथिल एल्कोहल पीना, प्रोपाइल एल्कोहल पीना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल पीना। तो कौन से एल्कोहल को पिया जाता है उसका भी नाम पूछा जा रहा है, रासायनिक नाम। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, एथिल एल्कोहल पीना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? मिट्टी, पानी, बिजली, वायु। तो आपका ये हो जाएगा
बिजली, ऑप्शन सी, क्योंकि यह मिट्टी, पानी और वायु प्रकृति में स्वतः उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है, जबकि बिजली, विद्युत जो है मानव द्वारा विभिन्न स्रोतों से उत्पादित की जाती है, बनाई जाती है, इसलिए ये कृत्रिम संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओजोन की कमी मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो ओजोन की कमी जो है आपके मुख्य रूप से देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये कई बार पूछा जा रहा है, देख ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रश्न को घुमाया बस गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च तरंग दैर्ध्य है, यह बड़ी दूर तक यात्रा कर सकता है, यह सबसे कम बिखरता है, यह सबसे लंबे समय तक बिखरता है। तो याद रखिएगा, यह सबसे कम बिखरता है इसलिए बहुत दूर तक जाता है। स्कैटर इसका मुख्य कारण होगा, ये कम बिखरता है। वैसे तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य भी सबसे अधिक होती है, लेकिन सबसे उचित उत्तर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यही उत्तर लिया भी गया था। पाचन तंत्र में भोजन को मिलाने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, सेल्यूलोज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एमाइलेज। पाचन की जो शुरुआत मुख गुहा से ही हो जाती है, जहां लार में उपस्थित लार एमाइलेज, टाइलिन, जिसे भी टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है, एंजाइम भोजन के स्टार्च के साथ सबसे पहले मिलता है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। बर्फ का पानी में परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, परमाणु परिवर्तन, विद्युत परिवर्तन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है, इसे शारीरिक परिवर्तन को फिजिकल चेंजेस, इसे हम भौतिक परिवर्तन भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो भौतिक परिवर्तन, यदि शारीरिक परिवर्तन दिया है तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, यह भौतिक परिवर्तन ही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है 20%, 100%, 80%, 65%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 65%। याद रखिएगा, एक वयस्क मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 60 से 65% भाग जो है, 65% भाग जो है जल का होता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाले अम्ल है साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। प्रकृति में नींबू, संतरा, आंवला जैसे अनेक खट्टे फलों में व्यापक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल जो है साइट्रिक अम्ल है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और भी पूछा जा सकता है। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? विटामिन ए, टीके, सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन। तो फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन डी, जो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन की खोज की थी। याद रखिएगा, ये सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक दवा थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में खोजा गया था। मछली पालन के लिए तकनीकी शब्द है एविकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, जू कल्चर। तो इसका उत्तर क्या है आपका? पीसीकल्चर। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन और प्रबंधन की तकनीक को पीसीकल्चर या मत्स्य पालन कहा जाता है। सेरी जो कल्चर दिखाई दे रहा है यहाँ, वो आपके रेशम कीट पालन से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसका लगभग कितना रक्त लिया जाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जब रक्तदान किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, 250 से 300 मिलीलीटर। याद रखिएगा, इतना ही, इसे 1 यूनिट रक्त कहा जाता है। एक बार में रक्तदान के दौरान सामान्यतः 1 यूनिट रक्त लिया जाता है, जो लगभग 300 मिलीलीटर के आसपास होता है। 300 मिलीलीटर या 350 मिलीलीटर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन में देखा जाए तो यही है, इसके आसपास। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरित क्रांति शब्द का अर्थ है, हरित क्रांति शब्द का अर्थ क्या होगा आपके? ऑप्शन डी, फसल उत्पादन में वृद्धि। याद रखिएगा, श्वेत क्रांति पूछा जाता तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होता, तो यहाँ तो हरित क्रांति पूछा गया, तो इसलिए फसल उत्पादन में वृद्धि होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उत्पन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आनुवांशिक सूचनाएं किसमें संग्रहित की जाती हैं? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन ए, डीएनए। याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है, इंसुलिन है, विटामिन है, एंटीबायोटिक है, हार्मोन है, एंटीसेप्टिक है। तो इंसुलिन क्या है आपका? ऑप्शन सी, हार्मोन है।
इंसुलिन अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा या ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए अब हम देखेंगे प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से समस्थानिक एक जैसी खालिस्तान दिखाने वाले परमाणु हैं। द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु संख्या। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, परमाणु संख्या। याद रखिएगा, समस्थानिक एक जैसे परमाणु संख्या दिखाने वाले परमाणु है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण अलग होती है, जिसे समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहते हैं। इनमें से कौन सा कार्य ऑक्जीन का नहीं है? कैलस गठन को प्रेरित करना, निष्क्रियता या सुषुप्तता को प्रेरित करना, कोशिका विभाजन को बढ़ाना, एपिकल को प्रभावशाली बनाए रखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निष्क्रियता, सुषुप्तता को प्रेरित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हेलियोफाइट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हेलियोफाइट्स जो है आपके सूर्य से प्यार करने वाले पौधे हैं, इसके लिए उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, हेलियोफाइट्स शब्द जो पौधे पूर्ण रूप से सूर्य के प्रकाश या तीव्र रोशनी में सर्वोत्तम रूप से विकसित होते हैं उन्हें हेलियोफाइट्स या आत्पौधित कहा जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे सूर्य से प्यार करने वाले पौधे में सनफ्लावर आते हैं, सूरजमुखी पौधे, तो वो आपके इसके उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो है आपके साइटोप्लाज्म में होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सीवेज और कचरा, ऑटोमोबाइल शिथिलता, शाकनाशी और कीटनाशी, औद्योगिक सहायक नदियाँ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका सीवेज और कचरा, जिसे सीवेज या सीवरेज जिसे हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं। वैश्विक स्तर पर घरेलू अपशिष्ट, नगरीय अनौपचारिक सीवरेज और कचरा जल और मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा और व्यापक स्रोत माना जाता है। तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। रियो शिखर सम्मेलन किसके साथ जुड़ा है? तो रियो शिखर जो सम्मेलन है वो आपके जैव विविधता पर कन्वेंशन इससे जुड़ा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर कन्वेंशन से संबंधित है। ये पूछा जा सकता है यह सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2022 का विषय है हमारे ग्रह को संरक्षित और सुरक्षित करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, ग्रह पृथ्वी के लिए हर कोई जवाबदेह है, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। तो इसका उत्तर 2022 का पूछा जाए तो वैसे तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस या वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। और इसका थीम 2022 का पूछा गया है तो हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। लेकिन आज 2026 का पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2026 का पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसका उत्तर है अवर पावर अवर प्लैनेट। इसका हिंदी में देखा जाए तो हमारी शक्ति हमारा ग्रह। याद रखिएगा, ये आपका 2022 पृथ्वी दिवस का थीम या विषय रखा गया है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जंगल में हिरणों की कमी हो जाए तो बाघ क्या कर सकता है? तो हिरणों की कमी हो जाएगा तो वो क्या करेगा? अन्य जानवरों का शिकार करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया दिखाता है? ऑक्सीजन का लाभ, ऑक्सीजन की हानि, हाइड्रोजन का लाभ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया है वो ऑक्सीजन के लाभ को, गेन ऑफ ऑक्सीजन दिखाता है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन। एंजाइम की प्रकृति क्या है? विटामिन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है जो रासायनिक रूप से मुख्य रूप से अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाओं यानी प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से आया? उसके ताज जैसे प्रक्षेपणों के कारण,
उसके पत्ते जैसे प्रक्षेपणों के कारण, उसकी ईंटों की सतही संरचना के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, उसके ताज जैसे प्रक्षेपणों के कारण। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस वायरस की बाहरी सतह पर कांटेदार प्रोटीन या एक मुकुट या ताज जैसी आकृति बनाते हैं। लैटिन में कोरोना का अर्थ मुकुट होता है, याद रखिएगा, मुकुट लैटिन में, जिसे हम मुकुट को हम ऐसे ताज, क्राउन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? कवक, सूक्ष्मजीव, शैवाल, वायरस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायरस। क्योंकि वायरस जो विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि ये अकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें वास्तविक कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती और ये सजीव मेजबान के बाहर निर्जीव समान होते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आपका विटामिन ई। टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है। यह एक वसा में घुलनशील शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? काजू, चिलकोजा, पिस्ता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चिलकोजा। चिलकोजा पाइनस जेरार्डियाना नामक जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी जिसे कहते हैं पौधे का खाने योग्य बीज है। काजू और पिस्ता एंजियोस्पर्म आवृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। इसका मैं डिटेल में जब आंसर की डालूंगा तो उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा, थोड़ा कठिन कठिन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा दमदम बुखार या काला अजार का कारण है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। कालाजार या दमदम बुखार जिसे लिस्मैनिया डोनोवानी नामक एक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका वाहक बालू मक्खी होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो मानव आँख के जो है रेटिना पर प्रतिबिंब जो है ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेत्र लेंस जो एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ये भी पूछा जा सकता है। नेत्र का लेंस किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, ये पूछा जा सकता है। द्वारा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक और उल्टा होता है जिसे हमारी मस्तिष्क सीधा करके अनुभव करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एपिकार्डियम, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो जलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को जो है देखा जाए तो ऑप्शन ए, पौधे को पंखे के नीचे रखकर बढ़ाया जा सकता है। पौधों को चालू पंखे के नीचे रखने से वायु की गति बढ़ती है जिससे पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की दर तीव्र हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बढ़ने से जड़ें तेजी से जल का अवशोषण करने लगती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीड़भक्षी पौधा है? बाल्नोफोरा, रेफ्लेशिया, ओरोबेंच, ड्रोसेरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा या सैंड्यू एक प्रसिद्ध कीड़भक्षी पौधा है जो नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगता है और कीटों को पकड़कर नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण करता है, याद रखिएगा। ये नाइट्रोजन कमी वाली मिट्टी में उगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता? लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, क्रोमियम। तो मानव रक्त में जो है लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, ये जो है तीनों तत्व पाए जाते हैं और नहीं पाए जाते तो क्रोमियम। याद रखिएगा, लोहा तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैग्नीशियम और कॉपर भी पाया जाता है, और नहीं पाया जाता तो कौन सा तत्व है? आपकी क्रोमियम। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020-21 का देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, चिलकोजा निम्न में से किसके बीज से प्राप्त होता है? पाम, पाइन, साइकस, देवदार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाइन। चिलकोजा पाइन जो कि पाइन जेरार्डियान नामक जिम्नोस्पर्म पेड़ के बीजों से प्राप्त होता है जो सूखा मेवा के रूप में खाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में निम्न की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो कौन से परत चढ़ाई जाती है जिससे लोहे में जंग नहीं लगता? तो किसका परत चढ़ाई जाती है? जस्ते का, जिंक का, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन की दर होती है हृदय स्पंदन दर से द्रुततर, हृदय स्पंदन दर से मंदतर, उसी दर पर जिस पर हृदय स्पंदन करता है हृदय से स्वतंत्र होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उसी दर पर जिस पर हृदय स्पंदन करता है। कलाई की धमनी में होने वाला जो नाड़ी स्पंदन पल्स रेट सीधे हृदय के संकुचन के कारण होता है, अतः इसकी दर ठीक हृदय के दर या धड़कन हार्ट रेट के बराबर होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जिम्नास्ट बिल्कुल अंधेरे में भी अपने शरीर को उल्टी स्थिति में निम्न कारण संतुलित रख सकता है। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी, वेस्टिबुलर अपैरेटस, जो कि मानव के आंतरिक कान में स्थित होती है, जो कि शरीर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साबुन में आमतौर पर बाइथेनॉल को मिलाया जाता है ताकि वह काम कर सके वफरिंग एजेंट के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, सॉफ्टनर के रूप में, ड्रायर सोल के रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंटीसेप्टिक के रूप में। याद रखिएगा, साबुन में जो बाइथेनॉल को एक योजक के रूप में मिलाया जाता है ताकि त्वचा पर बैक्टीरिया की वृद्धि को रोका जा सके और वह एंटीसेप्टिक अर्थात रोगाणु रोधक साबुन की तरह कार्य कर सके। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। घड़ी की स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो घड़ी की स्प्रिंग में होती है आपका स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांध के जो बांध का पानी होता है उसमें कौन सा ऊर्जा होती है पूछा जाएगा तो वो भी स्थितिज ऊर्जा आएगी। यांत्रिक घड़ी की स्प्रिंग को लपेटने, चाबी देने पर उसकी विन्यास आकृति बदलने के कारण उसमें स्थितिज जो ऊर्जा है वो संचित हो जाती है, जो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदलती है, इसलिए वो कांटा चलते रहती है। पहले ये घड़ी स्प्रिंग भरने वाला, चाबी भरने वाला घड़ी आता था, तो उसमें ये जो कार्य है वो उपयोग होता था स्थितिज ऊर्जा के रूप में। कौन सा वायु प्रदूषक दिल्ली में मोटरों से नहीं निकलता? सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लाई एश, हाइड्रोकार्बन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका उत्तर है फ्लाई एश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वाहनों के दहन से SO2, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित होते हैं, जबकि फ्लाई एश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की चिमनियों से उत्सर्जित होने वाला बारीक पाउडर है। याद रखिएगा, इससे आजकल ईंट भी बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषित वायु में साधारणतया पाई जाने वाली धातु है कैडमियम, सीसा, पारा, जस्ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा। पुराने समय में वाहनों के पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता था, जिसके कारण शहरी प्रदूषित वायु में साधारणतः सीसा यानी लेड धातु के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक का योग पानी के pH मान को कम करेगा? कास्टिक सोडा, नमक, बेकिंग सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पानी में जो अम्ल मिलाने से हाइड्रोजन आयन जो होते हैं H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे उसका pH मान अम्लीयता कम हो जाती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रबल अम्ल होता है। अगर कोई ध्वनि हवा से पानी में गमन करती है तो अपरिवर्तित रहेगा वह आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, आयाम, वेग। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, आवृत्ति। ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ट्रांसफार्मर निम्न के उपयोग पर काम करता है? दिष्ट धारा, वैकल्पिक धारा, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वैकल्पिक धारा, अल्टरनेटिव करंट। ट्रांसफर जो है अल्टरनेटिव करंट के उपयोग पर काम करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूछा जाएगा तो अन्योन्य प्रेरण, या इसे जो है म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरण को इस सिद्धांत पर काम करता है। किस केवल प्रत्यावर्ती धारा या वैकल्पिक धारा। ये वैकल्पिक धारा को एसी करंट भी कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा भी कहा जाता है, कि विभव को बदलने के लिए कार्य करता है। यह दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करता, क्योंकि धारा दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी, जिसमें इसमें जो ट्रांसफार्मर जो है वैकल्पिक धारा या एसी धारा पर काम करता है। नेक्स्ट है, नाखून पालिश अपसारक में विद्यमान होता है? एसीटोन, बेंजीन, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम ईथर। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन ए, एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर अर्थात नेल पॉलिश रिमूवर का मुख्य सक्रिय विलायक घटक एसीटोन या प्रोपेनोन होता है, जो पॉलिश को आसानी से घोल देता है। याद रखिएगा, एसीटोन इसका उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन जड़ें पाई जाती है एपीफाइट्स में, हेलोफाइट्स में, जेरोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आपका हेलोफाइट्स में, क्योंकि देखा जाए तो दलदली और लवड़ी क्षेत्रों में जो उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं या मैग्रोव कहते हैं। इसकी जड़ें ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जमीन के कुछ ऊपर हवा में आ जाती हैं, इन्हें श्वसन जड़ें भी कहते हैं। जैसे कि सुंदरी का पेड़ हेलोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट, बांस को वर्गीकृत किया गया है वृक्ष के रूप में, झाड़ी के रूप में, घास के रूप में, खरपतवार के रूप में, तो इसका उत्तर है घास के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस स्थिति में शून्य होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब बल एवं विस्थापन वेक्टर के मध्य का कोण शून्य हो। इसका कारण है वर्क बराबर W बराबर आप जानते हैं एफ डी, अर्थात बल गुणा विस्थापन का यह जो होता है कॉस थीटा के रूप में, कॉस थीटा के रूप में। जब थीटा का वैल्यू यहाँ बोला गया है, थीटा की वैल्यू शून्य हो तब यह कार्य अधिकतम होता है, याद रखिएगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, जबकि अगर 90 डिग्री अगर रखें थीटा के जगह में तो कॉस 90 का मान हो जाता है 0। तो यहाँ तो न्यूनतम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो हमें उसका कार्य 0 नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि दोनों के मध्य का कोण 0 हो, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बीटी कॉटन के पादप उत्तकों में प्रो-वीटी टॉक्सिन के रूप में उपस्थित वीटी टॉक्सिन निम्न कारण सक्रिय टॉक्सिन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका उत्तर है आपका कीट के आंत की क्षारीय पीएच के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। बीटी कॉटन में निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन कीट जैसे सुंडी द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद उसके मध्य आंत के क्षारीय पीएच जो कि के कारण घुलनशील होकर सक्रिय विष में बदल जाता है, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए, 1 से 2 दिनों के लिए। तो इसका उत्तर है साथियों बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी, 1 से 2 दिनों के लिए मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता के लिए जो है 1 से 2 दिनों के लिए जो है सुरक्षित रहते हैं, याद रखिएगा, 48 से 72 घंटे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला संयोजी यौगिक है जिसमें उपस्थित केंद्रीय धातु होती है कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला संयोजी उत्तक है जिसमें केंद्रीय धातु मैग्नीशियम होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोख्ता कागज द्वारा स्याही के अवशोषण में निहित है। स्याही का गाढ़ापन, केशिका कर्पण घटना, सोख्ता कागज के द्वारा स्याही का विसरण, साइफन घटना। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, केशिका कर्पण घटना। सोख्ता कागज, जिसे ब्लॉटिंग पेपर भी कहा जाता है, में अत्यंत बारीक छिद्र होते हैं जो संकीर्ण नलिकाओं या केश नली की भांति कार्य करते हैं। अतः स्याही का सोखना केशिकत्व या केशिका क्रिया कैपिलरली एक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में कंकाल नहीं होता? स्टार फिश, जेलीफिश, स्पॉन्ज, सिल्वर फिश। इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जेलीफिश। नाम से स्पष्ट है जेलीफिश, इसमें कंकाल नहीं होता। जेलीफिश जो है निलेरिया संघ का जीव है, का शरीर में 95% से अधिक जल और कोमल उत्तकों से बना होता है, याद रखिएगा, इसमें कंकाल नहीं होता। इस प्रकार ये रही आपका पूरे 7 वर्षों का 140 एमसीक्यू साइंस से, और निश्चित रूप से यह आपके अभी आने वाले प्री बीएड और प्री डीएलएड के एग्जाम के लिए जो विज्ञान विषय से हैं, जो इसे सॉल्व करना चाहते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।